जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे सॉल्वेंट मॉडल पेपर है फॉर एग्जाम 2025-26 के लिए बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी। आपके पेपर का नाम है हिंदी अनुवाद। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 5-6 मॉडल पेपर सॉल्वेंट मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। महासंग्राम रिवीजन क्लासेस क्वेश्चन पेपर तो मैं जरूर दूंगा, कम से कम 2-3 कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा। एमसीक्यूएस लिखित तो आप लोगों के क्लास आ ही रहे हैं, एमसीक्यूएस भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, चाहे वो क्लास नोट्स हो, पीडीएफ हो। ठीक है, सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। चले, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, आपका पेपर कोड HND 203 होगा। ध्यान रखिएगा, आपको 2 पेपर देने हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्रा हैं ध्यान रखिएगा, और उससे जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी बच्चे ध्यान में रखेंगे कि आपको 2 पेपर देने हैं फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक है, HND 203 और HND 204। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ भी आपके MCQS एग्जाम होने वाले हैं। हालांकि इस बार ज़्यादातर कॉलेज में MCQS एग्जाम होंगे। लिखित एग्जाम आपके होते हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। इस बार महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। बाकी और जगह देखिए, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और इसमें बात करें भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, और बाकी सारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार के विश्वविद्यालय है, झारखंड के विश्वविद्यालय है, या राजस्थान के विश्वविद्यालय, सभी बच्चों के लिए ये क्लास जरूरी है और इम्पोर्टेंट है यदि आपको हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाता है बीए फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, चले, और इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ है? पिवोट तंत्र, हमेशा याद रखिएगा, पिवोट तंत्र का विकास जापान में हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। तो ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त होगा वो मेमोरेंडम होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब मेमोरेंडम क्या है सर जी? तो मेमोरेंडम यह एक औपचारिक पत्र है जो किसी संगठन या संगठन यानी 2 या 2 से व्यक्तियों 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो काम किया जाता है या किसी लक्ष्य को पाने के लिए काम किया जाता है वो संगठन होता है। तो उस संगठन के भीतर किसी व्यक्ति या समूह को सूचना या निर्देश देने के लिए लिखा जाता है ज्ञापन को। ठीक है, चलें, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विधिक अनुवाद है। विधिक अनुवाद एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना विधिक अनुवाद कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें, अंतर संकेत परक अनुवाद है। अंतर संकेत परक अनुवाद किसे कहते हैं भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें, भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना अंतर संकेत परक अनुवाद कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारानुवाद की प्रकृति है, संक्षिप्त है, दीर्घ है या अति दीर्घ है, या इनमें से कोई नहीं। सारानुवाद की जो प्रकृति होती है वो संक्षिप्त होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया था? देखिए, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, एशियन हिस्ट्री में भी पढ़ाया है, तो ध्यान रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद किया है वो बुद्ध चरित के रूप में किया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बुद्ध चरित को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखा था? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1922 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किया था, जिसका नाम था बुद्ध चरित, और इसको बनारस की नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, श्रीधर पाठक ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने?
गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद जो किया गया था वो श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए इनका दो रचना और बहुत ही फेमस है श्रीधर पाठक की, एक है एकांतवासी योगी और दूसरा है मनोविनोद। ठीक है, ये दो रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। पूछेगा एकांतवासी योगी किसकी रचना है या फिर मनोविनोद किसकी रचना है, ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी आपके हिंदी पूछा जाएगा वो ये सारे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रघुवीर किस संप्रदाय के हैं? तो जो आचार्य रघुवीर हैं वो संस्कृतवादी हैं। ठीक है, संस्कृतवादी संप्रदाय के हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित सुंदरलाल किस संप्रदाय के समर्थक हैं? पंडित सुंदरलाल जो है दोस्तों ये आपके हिंदुस्तानी संप्रदाय के समर्थक हैं। ठीक है, चलें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से पढ़िएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म है 21 दिसंबर 1881 को रायपुर जिले के राजिम के पास, ठीक है राजिम है ना, हाँ ठीक है, राजिम के पास एक छोटे से गांव चमसूर में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और अहिंसा के पक्ष में आवाज़ उठाई। मैंने थोड़ा सा ही बताया आपको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। अनुवाद पत्रिका कहाँ से निकलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवाद पत्रिका आपकी नई दिल्ली से निकलती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामायनी का मलयालम अनुवादक कौन नहीं है? तो देखें श्रीधर मेनन और हरिहरन या फिर हरिशन उड़ितान, ये दोनों आपके कामायनी का मलयालम अनुवादक हैं। सुधांशु चतुर्वेदी ये आपके अनुवादक नहीं है कामायनी के मलयालम भाषा में। ठीक है, मलयालम आपके खास करके केरल राज्य में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कामायनी का मलयालम अनुवादक कौन नहीं है? सुधांशु चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, कयर का हिंदी अनुवादक है। कयर का हिंदी अनुवादक क्या है बताइए आप सभी लोग, कयर का हिंदी अनुवादक कौन है? ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन होना चाहिए था। कयर का हिंदी अनुवादक कौन है? तो सुधांशु चतुर्वेदी जो हैं कयर के हिंदी अनुवादक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली या गोवा? भारतीय अनुवाद परिषद बताइए सभी लोग। बिल्कुल नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है। प्रसिद्ध वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था कि जो अनुवाद है आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है? ये प्रोफेसर जी गोपीनाथन ने कहा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, अनुवाद को उर्दू में कहा जाता है। अनुवाद को उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? भाषांतर, टीका, तर्जुमा या फिर विवर्तन? तो अनुवाद को ठीक है उर्दू में तर्जुमा कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण किस चरण में होता है? तो जो अनुवाद की प्रक्रिया होगी उसमें जो पुनरीक्षण होता है ये अंतिम चरण में होता है पुनरीक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, अनुवाद प्रक्रिया में जो पुनरीक्षण होता है रिवाइविंग या फिर रिवीजिंग। ठीक है, अनुवाद के अंतिम चरण में होता है जहां अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर होता है उसके द्वारा किए गए अनुवाद की समीक्षा, सुधार और परिशोधन किया जाता है ताकि अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है जिसके लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर
प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है और इसके लेखक अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, जिस भाषा के अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या राजभाषा। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा स्रोत भाषा होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा होता है, तो इसका अंतिम भाषा क्या है, ध्यान रखेंगे, यहाँ आपके डाउट क्लियर होंगे। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी स्रोत भाषा होगी, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप APPLE, ये क्या है, ये आपका है सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, एप्पल माने क्या होगा, सेब होगा, सेब आपका क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, लक्ष्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी अर्थ क्या होगा, यानी अपेंडिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में। अपेंडिक्स को हिंदी में परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिशिष्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखें, अंग्रेजी शब्द अपेंडिक्स का हिंदी में अर्थ परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट का अर्थ है पुस्तक या किसी दस्तावेज के अंत में अतिरिक्त जानकारी या सामग्री जोड़ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देवेंद्र नाथ शर्मा का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनका जन्म कब हुआ था, ये बारे में आपकी इनके बारे में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। 1918 में देवेंद्र नाथ शर्मा का जन्म हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये हिंदी लेखक एवं नाटककार थे, और जो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा है ये पटना विश्वविद्यालय एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा से संबंधित हैं, चीनी तिब्बत परिवार की भाषा से हैं, भारोपीय भाषा परिवार से हैं, या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। तो जो तमिल, तेलुगु और मलयालम कन्नड़ है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ब्राहुई, गोंडी, कुडुक जैसी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की कई संबंधी भाषाओं का समूह है। यह भारत यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। नेक्स्ट है, देखें, नागरी प्रचारणी सभा स्थित है प्रयागराज में, आगरा में, वाराणसी में या लखनऊ में। नागरी प्रचारणी सभा कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। अब इसमें थोड़ा जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में भी पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो ध्यान रखिएगा। नागरी प्रचारणी सभा जो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार के लिए स्थापित एक संगठन है, विश्वेश्वरगंज मुख्य डाकघर के सामने वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की, तो 16 जुलाई 1893 को। अच्छा, किसने करी थी, तो श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह ने इस सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इसके वर्तमान में कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। वर्तमान में नागरी प्रचारणी सभा की जो अन्य जो शाखाएं हैं वो नई दिल्ली और हरिद्वार में, ये 2 जगह हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वो पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली की ये विशेषता होती है कि जो पारिभाषिक शब्द होता है इसका अर्थ सुनिश्चित होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आनंद मठ किस पत्र में छपा था। तो जो आनंद मठ है ये बंगाल गजट में छपा था, बंग दर्शन में, भारत मित्र में या यंग इंडिया में। किस में छपा था भैया,
बिल्कुल, आनंद मठ बंग दर्शन में छपा था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए, आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और यह 1882 में बंग दर्शन पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। चलें, वंदे मातरम गीत किसमें संकलित है? आनंद मठ में, प्रेमाश्रम में, भगवद गीता में या आनंद सेवा में? आनंद मठ में वंदे मातरम गीत आपका संकलित है, ठीक है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। कब लिखा है ये भी ध्यान रखेंगे। देखें, आनंद मठ में, ठीक है, वंदे मातरम गीत संकलित है, ये बात ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। कुछ क्वेश्चन आपके रिलेटेड होते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इंडियन ओपिनियन साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने किया। इंडियन ओपिनियन साहित्यिक पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जी इंडियन ओपिनियन साहित्यिक का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कब किया था, कहाँ किया था, ये भी पूछा जाता है। देखिए, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक समाचार पत्र था और इसके संस्थापक के नाम भी इसके संपादक का नाम भी पूछा जाता है। तो मनसुखलाल नजर ये इनके संपादक थे इंडियन ओपिनियन प्रकाशन पत्र के, और इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। 1903 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी ने 4 प्रकाशन चलाए, जिसमें से इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन पत्रिकाएं, ये 4 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया था, ठीक है, चलाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन में कितनी भाषाओं को प्रमुखता दी गई है? तो इंडियन ओपिनियन में कुल 4 भाषाओं को मान्यता या फिर प्रमुखता दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समाचार पत्र निम्नलिखित भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, जैसे गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। ये 4 भाषाएं, ठीक है, प्रमुखता दी गई थी आपकी इंडियन ओपिनियन में, ठीक है। चले, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब हुआ? अभी मैंने आपको बताया 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। चले, नेक्स्ट है, सत्याग्रही नाम से एक पृष्ठ के बुलेटिन किसने निकाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? सत्याग्रही नाम से एक पृष्ठ के बुलेटिन किसने निकाला था? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुभाषिकता से तात्पर्य है? बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अनुवाद को कथ्य और कथनतः प्रतिपतिकन किसने कहा? सिडनी महोदय ने कहा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्ष अनुवाद क्रिया की पृष्ठभूमि में चलता है? इन चारों में से कौन सा पक्ष है भैया बताइए? विज्ञान, कला, शिल्प या फिर वाक्य? ये चारों पक्षों में से कौन अनुवाद क्रिया की पृष्ठभूमि में चलता है? तो जो विज्ञान है ये अनुवाद की क्रिया की पृष्ठभूमि में चलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी अनुवाद को क्या मानते थे? विज्ञान, कला और शिल्प या फिर ये सभी? तो भोलानाथ तिवारी जो अनुवाद है ये विज्ञान और शिल्प मानते थे इसको, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, देखें, अंग्रेजी के एजेंडा का हिंदी अर्थ होगा। तो अंग्रेजी में जो एजेंडा है इसको हिंदी में कार्यसूची कहते हैं। एजेंडा को क्या कहते हैं? कार्यसूची, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अंग्रेजी के स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ है। तो अंग्रेजी में स्क्रिप्ट को, ठीक है, अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है और स्क्रिप्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो लिपि होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? लिपि, पटकथा, आलेख, ठीक है। देखें, अंग्रेजी शब्द स्क्रिप्ट के कई हिंदी अर्थ हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से
पटकथा, आलेख, लिपि, पांडुलिपि और लिखावट शामिल है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ होगा ग्रंथ सूची, विधेयक, विज्ञप्ति या सूचनालय। बताइए बिब्लियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल ग्रंथ सूची कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज, ये तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। शुरू में मैंने आपको पढ़ाया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हॉनोररी का हिंदी अर्थ क्या होगा? हॉनोररी का जो हिंदी अर्थ है वो अवैतनिक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अवैतनिक माने क्या होगा गुरुजी? तो अवैतनिक होता है बिना वेतन के, ठीक है। अवैतनिक का मतलब है बिना वेतन के, यानी ऐसा काम या फिर पद जिसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, ठीक है, यानी बिना वेतन के अवैतनिक माने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक निदेशक कहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया किस सन में किया गया था? 1960 में, 1960 में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? भोलानाथ तिवारी की, विश्वनाथ अय्यर की, जी गोपीनाथ की या फिर राम रक्षा दुबे की? अनुवाद विज्ञान किसकी रचना भैया? बिल्कुल अनुवाद विज्ञान भोलानाथ तिवारी की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अनुवाद विज्ञान का पूरा नाम है अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्राविधि, ठीक है। इस नामक पुस्तक भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखी गई है। भोलानाथ तिवारी हिंदी के कोशकार, भाषा वैज्ञानिक और भाषा चिंतक थे। उनका जन्म 4 नवंबर 1923 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के हुसैनपुर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1989 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्वनाथ अय्यर की कौन सी पुस्तक है? तो अनुवाद कला, ठीक है। विश्वनाथ अय्यर की कौन सी पुस्तक है? इन चारों में से अनुवाद कला इनकी पुस्तक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया, देखें अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध किस धातु से? वद धातु से, अनुधातु से, लेसन धातु से या पाठ धातु से? अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति वद धातु से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। वद धातु से हुई है, तो जिसका अर्थ होता है कहना, ठीक है, कहना या फिर बोलना, ठीक है ना। याद रखेंगे अनुवाद शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, वद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है कहना या फिर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्राप्तस्य पुनः कथने यह अर्थ कहाँ मिलता है? तो यह अर्थ शब्दार्थ चिंतामणि में मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वद धातु का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया, बोलना या फिर कहना वद धातु का अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्रतीकांतर के कितने प्रकार हैं? प्रतीकांतर के 3 प्रकार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रतीकांतर के 3 प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। प्रतीकांतर जिसे अनुवाद भी कहा जाता है, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, शब्दांतर, मध्यमांतर और भाषांतर। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है और पूछा भी जाता है, ठीक है। शब्दांतर क्या होता है बताइए? शब्दांतर माने क्या होता है? एक ही भाषा में विचारों को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना शब्दांतर कहलाता है। मध्यमांतर किसे कहते हैं? तो एक माध्यम जैसे कविता, ठीक है, से दूसरे माध्यम जैसे चित्र में
विचार व्यक्त करना मध्यमांतर होता है। भाषांतर क्या होता है? तो एक भाषा से दूसरी भाषा में विचार व्यक्त करना भाषांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अनुवाद या तर्जुमा के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो अनुवाद या फिर तर्जुमा के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो मध्यमांतर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भाषा में दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना भाषांतर है, मध्यमांतर है, शब्दांतर है या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। एक ही भाषा में दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना शब्दांतर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अनुवाद में यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति की बात किसने की? तो भोलानाथ तिवारी ने की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अनुवाद करने वाले व्यक्ति कहते हैं, अनुवाद करने वाले व्यक्ति कहते हैं, अनुमोदक कहते हैं, अनुवादक या फिर अनुवादक, ठीक है। अनुवाद कहते हैं, अनुवादक या फिर अनुचर। अनुवाद करने वाले यानी जो ट्रांसलेशन होता है उसको बदलने वाले व्यक्ति को ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहते हैं यानी ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेटर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवादक कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, किसी का भी पक्ष ना ले, ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए अनुवादक, यानी तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष या निरपेक्ष, ठीक है। यानी दो पक्षों में संघर्ष हो रहा है तो किसी का भी पक्ष ना ले, ऐसा ट्रांसलेटर होना चाहिए, ठीक है। चले, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सेवा में शब्द का अंग्रेजी रूप है। तो सेवा में, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो एप्लीकेशन में हिंदी में सेवा में लिखते हैं, इंग्लिश में हम लोग टू लिखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। व्याकरण अनुवाद विधि निम्न में से कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि प्राचीन विधि है, प्राचीन दृष्टिकोण है, रचनात्मक विधि है, शिक्षा शास्त्र विधि है? बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि निम्न में से कौन सी विधि है? तो यह आपका प्राचीन विधि है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें, व्याकरण अनुवाद विधि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ऐसी भाषा शिक्षण विधि है जो व्याकरण के नियमों, शब्दावली और अनुवाद पर केंद्रित है, जिसे कभी कभी शास्त्रीय विधि या भंडारकर विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, पूछा गया है, अनुवाद पाठ, योजना, मौन, वाचन, अनंतर है, क्या है? चित्रांकन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैनेजर का हिंदी रूप है। मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? प्रबंधक कहते हैं या फिर व्यवस्थापक कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रधानमंत्री का अंग्रेजी रूप है, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेषक शब्द का अंग्रेजी रूप है। प्रेषक को सेंडर कहते हैं या फिर फ्रॉम, ठीक है। डी ऑप्शन राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लेटर शब्द का हिंदी रूप है। लेटर को हिंदी में पत्र कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। पत्र, चिट्ठी या फिर खत कहा जाता है लेटर को हिंदी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। तो शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? जमा, जरी, जरूरी या जबरदस्त? तो जबरदस्त आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। सबसे पहले आपका इसमें क्या आएगा? न आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ आता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, अगर आपको शब्दकोश याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा और कुछ इसमें चीज़ें हैं, छोड़कर क्लास नहीं जाना है। शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में आने वाला शब्द है। हृदय, संदर्भ, स्वीकृत या संघर्ष? इन तीनों में क्या है? स है। इन तीनों में क्या है? स है।
और स के बाद ही आपका ह आता है, ठीक है। तो सबसे अंत में क्या आएगा, ह आएगा, यानी हृदय आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें संयुक्ताक्षर यानी जो छ है, ठीक है, छ निम्न में से किसके मिलने से बनता है। तो जो छ है वो आपका क प्लस स, इसके मिलने से बनता है आपका छ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 68 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नुक्ता का प्रयोग केवल क ख ग ज फ, देखें ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्र पूछ रहा है, ठीक है। स्र निम्न में से किसके मिलने से बनता है, बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, देखें स प्लस र, इसके मिलने से आपका स्र बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें एक पृष्ठ पर निर्देश शब्द आपस व आबाद है। मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पर आपस व आबाद है, किसी कारणवश उसका आधा पृष्ठ फट जाता है, तो निम्न में से कौन सा शब्द चला गया, ठीक है। तो आपस और आबाद है, आधा पृष्ठ आपका फट गया, तो क्या बचेगा आपका, आबाद बचेगा, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा गया है निम्न में से हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। देखिए अंकुश, अंकित, अंगद, अंजीर, तीनों में आपका अ है, ठीक है। तीनों में क्या है, अ है। अनुस्वार भी आपका तीनों में है, ठीक है गुरुजी। तो आप यहाँ देखिए इसमें क सबसे पहले आया है और इसमें क आपका सबसे पहले आएगा, ग आपका बाद में आता है, ज भी आपका बाद में आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मात्रा, ठीक है, इसमें ऊ की मात्रा है और इसमें आपका छोटी की मात्रा है, तो छोटी सबसे पहले आता है, तो हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अंकित, ठीक है, अंकित हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अंत में आएगी, सबरी, षटकोण, श्रेय या सपाट। सपाट सबसे लास्ट में आएगा, कैसे गुरुजी, इसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रमबद्ध करने के लिए सबसे पहले अक्षरों की तुलना की जाती है कि सबसे पहला कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। यदि पहले अक्षर समान हो तो दूसरे अक्षरों की जो तुलना है उसको की जाती है, ठीक है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का क्रम इस प्रकार है, पहले आपका देखिए शरीफा वाला सा आएगा, फिर षटकोण वाला, फिर सरसों वाला, ठीक है। तो ये तीनों में जो आपके ऑप्शन में दिए हैं, देखिए श्रेय है, इसमें भी आपका स आएगा, स इसमें भी है, स इसमें भी है और स इसमें भी। और पूछा है सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट में आपका सरसों वाला सा आता है, ठीक है। तो सपाट आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है। डेपुटेशन के लिए सबसे उचित पारिभाषिक शब्द है प्रतिनिधि युक्त, ठीक है। डेपुटेशन को क्या कहते हैं भैया, प्रतिनिधि युक्त, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, यह आपकी जिम्मेदारी है, या आप अपना ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य क्या होता है, राज्य मंत्रालयों से, स्वायत्त निकायों से, सरकारी उपक्रमों से और सरकारी कार्यालयों से, इन सभी से होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। अगर कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, 7607574584, आप लोग इस नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के से आपके लिए एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो क्लास हो, नोट्स हो या PDF हो, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।